हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग 35 से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान का पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल हो। तो चलिए देखते हैं एक लंबा सवाल क्या कहता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। इसी तरह हम लोग दो लंबा सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का नहीं होता है, उत्तल दर्पण का नहीं होता है, अवतल लेंस का नहीं होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? 4 का आंसर हो जाएगा बाबू, निर्गत कोण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गत कोण कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिसारी लेंस है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। 7 का आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आप सब इसे याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, यहाँ से टकराने वाला है। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। 8 का आंसर आप हम लोग देखते हैं क्या कहता है। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं छोटा होता है या वास्तविक एवं आवर्तिक होता है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण में बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 9 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 11 का आंसर हो जाएगा 2, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा साइन आइन बटा साइन आर होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं मुकाता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं मुकाता त्रिज्या का बीच का संबंध होता है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर 2f होता है। आर बराबर 2f होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप सब अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैं इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये याद करके जाना, एग्जाम हॉल में टकराएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है।
अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका m बराबर v बटा u, इसका आंसर हो जाएगा a, m बराबर v बटा u, इसका आंसर हो जाएगा a। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 17 का आंसर हो जाएगा बाबू एक डायऑप्टर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? 18 का आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी, अवतल दर्पण में बनता है। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। किस अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है? जब किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित तथा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 19 का आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 20 नंबर सवाल क्या कहता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में सीधा एवं छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में सीधा एवं छोटा बनता है? 20 का आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब में सीधा एवं छोटा बनता है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल क्या कहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होती है। 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, इसका कारण क्या है? प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है? 22 का आपका आंसर हो जाएगा लेंस की 2 वक्रता सतह होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस की 2 वक्र सतह होती है। 22 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का हजामत में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कहता है। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच का क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच का क्या संबंध है? 24 का आपका आंसर हो जाएगा बाबू सी, एफ बराबर आर बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 25 नंबर सवाल। आप भी अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। आज से प्रतिदिन क्लास होगा। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठ से घेरा ठोस माध्यम को क्या कहता है? 25 का आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 26 नंबर सवाल देखेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? 26 का आंसर आप लोग बताइएगा, लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 का आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कहता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है? 28 का आंसर हो जाएगा आपका फोकसांतर से कम दूरी पर बनता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल 29 नंबर सवाल क्या कहता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। 29 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा होता है। तो आज के लिए इतना ही, और कल क्लास होगा। ये साइंस का क्लास था, तो आप सब 29 सवाल करवाएं, आप सब इसे याद करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इसका सब्जेक्टिव कल सुबह में होगा।